नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं दिन भर की खबरों पर आधारित हमारा प्रोग्राम। आज हमारी सबसे पहली खबर है जम्मू और कश्मीर से, जहां दूसरे फेज के चुनाव हो रहे हैं। 26 विधानसभा सीटों के लिए जम्मू और कश्मीर के 6 जिलों में आज दूसरे फेज के विधानसभा चुनावों के तहत मतदान जारी है। यह चरण कश्मीर घाटी की 15 सीटों और जम्मू प्रभाग की 11 सीटों को कवर करता है। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। 3 बजे तक 26 सीटों पर मतदाता भागीदारी 46% तक पहुंच गई है। जिलों में जम्मू का रियासी सबसे अधिक 63.9% मतदान के साथ शीर्ष पर है, जबकि पुंछ ने 61.45% मतदान दर्ज किया है। दूसरी ओर श्रीनगर ने अब तक केवल 22% मतदान के साथ सबसे कम भागीदारी का रिकॉर्ड बनाया है। विशेष रूप से जम्मू के सूरनकोट, पुंछ, हवेली और रियासी ने दोपहर 1 बजे तक 50% से अधिक मतदान दर्ज कर लिया था, जबकि श्रीनगर के हब्बकदाल में मात्र 11.1% मतदान हुआ था। खियानार सीट, जो पुराने श्रीनगर शहर के डाउनटाउन क्षेत्र को कवर करती है, वहां भी दोपहर 1 बजे तक लगभग 16.07% मतदाता भागीदारी दर्ज हुई है, जो चुनाव आयोग के मोबाइल ऐप के अनुसार है। आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने मतदाताओं से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी जनता से अपील की कि वे आज मतदान करें, ताकि जम्मू और कश्मीर को आतंकवाद, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार से मुक्त किया जा सके। आज कुल 239 उम्मीदवार 26 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। प्रमुख उम्मीदवारों में एनसी के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला शामिल हैं, जो गंदेरबल और बड़गाम दोनों सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। अन्य महत्वपूर्ण उम्मीदवारों में जम्मू कश्मीर के भाजपा प्रमुख रविंद्र रैना, जो नौशहरा से चुनाव लड़ेंगे, राज्य कांग्रेस समिति के अध्यक्ष तौफीक अहमद कर्रा, जो केंद्रीय शलतेंग से चुनाव लड़ रहे हैं, और अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी शामिल हैं। ओमर अब्दुल्ला ने मतदान प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए केंद्र द्वारा विदेशी राजनयिकों के एक दल को आमंत्रित करने की भी आलोचना वोटिंग के बाद की। उन्होंने यह तर्क दिया कि भारत के चुनाव एक आंतरिक मामला है और इसके लिए बाहरी मान्यता की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने सरकार की स्थिति में असंगति पर जोर दिया। विदेश मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर में मतदान के दौरान अवलोकन के लिए अमेरिका, नॉर्वे और सिंगापुर सहित 16 देशों के राजनयिकों का एक दल आयोजित किया था, जिसका उद्देश्य जम्मू और कश्मीर में लोकतांत्रिक चुनावों को देखना है। भाजपा ने इस पहल का स्वागत किया है। अब्दुल्ला के विरोध को उन्होंने यह कहते हुए खारिज किया कि वे किसी भी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप का विरोध करते हैं, लेकिन लोकतंत्र के त्योहार को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होते देखने के समर्थन में है। हमारी दूसरी खबर है महाराष्ट्र से, जहां बदलापुर रेप कांड के आरोपी अक्षय शिंदे की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई। यह एनकाउंटर शिंदे के पुलिस कस्टडी में रहते हुए किया गया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले के आरोपी अक्षय शिंदे की एनकाउंटर में हत्या के मामले पर कड़ी फटकार लगाई है। सोमवार को ठाणे पुलिस द्वारा शिंदे को गोली मारी गई थी। शिंदे के पिता ने इस घटना की SIT से जाँच की मांग करते हुए अदालत का रुख किया था। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने पुलिस के उस दावे पर गंभीर सवाल उठाए हैं, जिसमें कहा गया था कि शिंदे ने कांस्टेबल की बंदूक छीन ली थी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गोली मार दी। अदालत ने पुलिस पर हथियार की सुरक्षा में विफल रहने का आरोप लगाते हुए यह टिप्पणी की कि आमतौर पर इस तरह की स्थितियों में आरोपी को घुटनों के नीचे गोली मारी जाती है। यह घटना जब हुई जब शिंदे, जिस पर अगस्त में 2 किंडरगार्टन छात्राओं के यौन उत्पीड़न का आरोप है, को उसकी पत्नी द्वारा दर्ज एक अन्य मामले में तलोजा जेल से ठाणे ले जाया जा रहा था। ठाणे ले जाते समय शिंदे ने कथित तौर पर एक कांस्टेबल की बंदूक छीन ली और उसे घायल कर दिया, जिसके बाद एक अन्य कांस्टेबल ने शिंदे को गोली मार दी। अदालत ने पुलिस के एनकाउंटर के दावे पर संदेह जताते हुए कहा कि इसे एनकाउंटर नहीं कहा जा सकता, यह एनकाउंटर नहीं है, और यह भी पूछा कि क्या शिंदे को हथियारों का कोई पूर्व अनुभव था। उन्होंने यह सवाल उठाया कि बिना पूर्व जानकारी के शिंदे बंदूक कैसे चला सकता था।
शिंदे के परिवार ने अपने वकील के माध्यम से तर्क दिया कि घटना से एक दिन पहले शिंदे ने उनसे मुलाकात की थी और उसने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया था कि वह इस तरह का कार्य करने की योजना बना रहा है। परिवार ने इस मामले में शामिल पुलिस कर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने और सभी संबंधित CCTV फुटेज को संरक्षित करने की मांग की है। अदालत ने पुलिस से यह भी पूछा कि क्या अपराध स्थल को ठीक से सील किया गया था और उन्होंने मामले को CID को देरी से सौंपने पर भी सवाल उठाए हैं। अदालत ने समय पर जांच की आवश्यकता पर जोर देते हुए यह चेतावनी दी कि देरी से जनता के बीच में संदेह पैदा हो सकता है। बेंच ने जेल से CCTV फुटेज, शामिल अधिकारियों के कॉल रिकॉर्ड्स और अन्य प्रासंगिक एविडेंस एकत्रित करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा है कि वह उम्मीद करती है कि इस मामले की जांच निष्पक्ष होगी, भले ही इसमें पुलिस के अधिकारी शामिल क्यों न हो। और अदालत ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर अनियमितताएं पाई गई तो कोर्ट आवश्यक कार्रवाई करेगी। इस मामले की अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी। हमारी अगली खबर है सिद्धरमैया से, जहां कोर्ट द्वारा सिद्धरमैया के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की अनुमति देने के बाद वहां राजनीतिक संकट गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। भाजपा के नेता और कार्यकर्ता बुधवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के ऑफिशियल रेजिडेंस का घेराव करने वाले हैं और उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। यह कदम हाईकोर्ट द्वारा उनकी उस याचिका को खारिज करने के बाद उठाया जा रहा है जिसमें उन्होंने गवर्नर द्वारा उन्हें कथित मूडा घोटाले की जांच के लिए अनुमति देने के फैसले को चुनौती दी थी। इसके जवाब में कांग्रेस पार्टी ने सिद्धरमैया के इस्तीफे की किसी भी संभावना को खारिज कर दिया है और उन्होंने यह आरोप लगाया है कि केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा गवर्नर के कार्यालय का दुरुपयोग कर रही है। कांग्रेस ने यह भी संकेत दिया है कि सिद्धरमैया हाई कोर्ट की सिंगल जज बेंच के आदेश के खिलाफ अपील करने की योजना बना रहे हैं। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने अपने बचाव में कहा कि भाजपा और JDS उन्हें गरीबों और सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के कारण निशाना बना रहे हैं। उन्होंने उन पर राजनीतिक प्रतिशोध का अभियान चलाने का आरोप लगाया और यह दावा किया कि वे उनके द्वारा लागू किए गए जनहितकारी योजनाओं को सहन नहीं कर पा रहे हैं। सिद्धरमैया ने कानून और संविधान में अपनी अडिग आस्था व्यक्त करते हुए कहा कि अंततः सत्य ही प्रिवेल करेगा। उन्होंने कर्नाटक की जनता से अपील की कि वे मूडा मामले में संबंधित आरोपों की झूठी नेचर को पहचाने और उन्होंने यह बताया कि जो नेता अब उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं वे पहले उनके गरीबों और वंचितों के लाभ के लिए उठाए गए कदमों का भी विरोध कर चुके हैं। हालांकि भाजपा के नेताओं का कहना है कि हाई कोर्ट के निर्णय के बाद मुख्यमंत्री ने अपने पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार खो दिया है। सिद्धरमैया ने इस स्थिति में संघर्ष करने का वचन दिया है और उन्होंने यह कहा है कि उन्हें विश्वास है कि वे इस स्थिति से और भी मजबूत होकर उभरेंगे। कर्नाटक में बढ़ते हुए राजनीतिक तनाव सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी भाजपा के बीच चल रहे संघर्ष को दर्शाते हैं, जहां दोनों पक्ष अपनी अपनी स्थिति पर दृढ़ता से खड़े हैं और जांच आगे बढ़ रही है। तो ये थी आज की 3 बड़ी खबरों पर आधारित हमारा प्रोग्राम। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।